हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की 9th नंबर की क्लास आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है हमारा प्लांट्स यानी कि पौधे के बारे में। पौधे के बारे में हमें A to Z सारी बातें पता होना चाहिए, लाइक उसके जड़, तना, पत्ती, पुष्प के भाग, जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें आपके इसी चैप्टर में आती है। साथ ही इसमें आपका कुछ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके भी बनता है, तो वो सारी ही चीज़ें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। राइट, तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए ईवीएस का कंप्लीट नोट्स आपका अवेलेबल है 300 रुपीज़ में। इसी तरीके से आपका मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है 99 रुपीज़ में। सीडीपी का आपका कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है 500 रुपीज़ में। और ओनली यदि आप क्वेश्चन सीरीज चाहते हैं तो 150 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, सीडीपी के कंप्लीट कोर्स में आपको क्वेश्चन सीरीज भी दी जाती है। 500 में आपका क्वेश्चन सीरीज भी हो जाएगा, साथ ही आपके वीडियो नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेशन में हम लोग यहाँ पर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आउटलाइंस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी होती है। बेसिकली पौधों के भाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती, इसके बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमें कायिक प्रजनन के बारे में पढ़ना होता है कि कायिक प्रजनन क्या प्रोसेस होती है, इसकी 4 अलग अलग प्रकार की स्टेप्स होती है, उनके बारे में हमें देखना होता है। फिर हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पुष्प के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं। एट द लास्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसका क्विज कंप्लीट करते हैं। देन एनसीईआरटी में पुष्प के बारे में या फिर पौधों के बारे में, बेसिकली प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन यहाँ पर ही एक आपका टॉपिक आता है जहाँ पर आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जंगलों के बारे में पढ़ते हैं, जंगलों से संबंधित नियम कानून आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा आपका साइंस का पोर्शन भी रहता है प्लांट्स को लेकर, लाइक पौधे के जो हम लोग बोल सकते हैं नाम होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। साथ ही एनिमल से रिलेटेड भी आपकी सेम चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है, वो नोट्स ओपन करके बैठेंगे। आप जो चीज़ें न्यू लगती है उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। पेंसिल लेकर बैठिएगा, पेंसिल से आप सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। और नोट्स नहीं है, यदि आप खुद से सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो जो जो भी चीज़ें आपको लगती है रिलीवेंट है या फिर एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने की उसको आवश्यकता होगी, उनको ज़रूर से एक बार से आप हाईलाइट कर लें। ओके, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पौधे के भाग की यदि हम लोग बात करें तो पौधे में 2 प्रमुख तंत्र माने जाते हैं। सबसे पहला जो तंत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं जड़ तंत्र, और दूसरा जो तंत्र होता है उसे बोला जाता है यहाँ पर प्ररोह तंत्र। राइट, अब जड़ तंत्र की यदि हम लोग बात करें तो ये पौधों का जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है। अब ये जो जड़ होती है कौन सा भाग होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर। और प्ररोह तंत्र होता है पौधे का बाहरी भाग, जिसमें आप पत्ती बोल सकते हैं, उसका तना बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है। यदि आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहाँ पर अगर पौधा है, इसके नीचे वाले जितने भी हिस्से होंगे वो उसका जड़ तंत्र कहलाएगा। और ये ऊपर जिस तरीके से वृद्धि कर रहा है, जैसे कि इमली का पौधा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा इसका प्ररोह तंत्र कहलाएगा। और नीचे वाला हिस्सा जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा वो इसका क्या कहलाएगा, जड़ तंत्र कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर जड़ के कई सारे भाग पढ़ने होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं झकड़ा जड़ हो गई, है ना, मूल जड़ हो गई। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं एग्जाम में। साथ में हम लोग क्विज भी कंप्लीट करेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। बेसिकली हम लोग जड़ों को समझ लेते हैं। जड़ों के कार्य क्या क्या होते हैं। जड़ें जो है पौधों को मिट्टी में स्थिर रखने का कार्य करती है। ठीक है, और एक और टाइप इससे बन सकता है कि ये हमेशा गुरुत्व की दिशा में ही बढ़ती है। गुरुत्व की दिशा में ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की साइड वर्क करेगा, तो जड़ें हमेशा नीचे की साइड बढ़ती है। तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में यदि कन्वर्ट करना है तो जड़ें हमेशा गुरुत्व की दिशा की तरफ बढ़ती है और प्रकाश की विपरीत दिशा की तरफ बढ़ती है। एक नया पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे, गुरुत्व की दिशा की तरफ बढ़ती है, प्रकाश ऊपर की साइड होगा तो प्रकाश की विपरीत दिशा की तरफ, है ना, विपरीत दिशा की तरफ ये बढ़ती है। जड़ें मिट्टी से जल व पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, जल या पानी बोल सकते हैं, इसको अवशोषित करने का कार्य कर सकती है। जड़ें मृदा अपरदन जो होता है, सोइल इरोजन तो होता है, उसको रोकती है, मिट्टी को बांधे रखती है। जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास कहाँ से होता है, बीज से ही होता है। बीज जब अंकुरित होगा तो नीचे की साइड उसका जड़ निर्मित होगा तथा ये भूमि के भीतर नीचे की ओर प्रकाश से दूर यहाँ पर वृद्धि करते हैं।
ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। जड़ का विकास बीज के मूलांकुर से होता है, अंधकार में रहने के कारण ये रंगहीन होता है। अब इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कलरलेस होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये अंधेरे में रहता है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि अंधकार में रहने के कारण ये रंगहीन होता है। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रोम पाए जाते हैं। जड़ की कोमल भाग की रक्षा करते तथा इससे एक प्रकार का द्रव निकलता है जो मिट्टी को कठोर कणों में घुलने में सहायता करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? कोशिकीय मूल रोम जड़ों के कोमल भाग की रक्षा करते हैं और इससे एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, एक प्रकार का द्रव निकलता है जो मिट्टी में जड़ों को घुलने में, मतलब लाइक मिट्टी अच्छे से जड़ों को कवर कर ले, इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, तो ये इसलिए यहाँ पर सहायता करता है। इस कारण क्या होगा? जड़ें आसानी से भूमि में नीचे की ओर बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा मिट्टी काफ़ी हार्ड होगी तो जड़ों को पहुँचने में, नीचे तक रीच करने में काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं? एक द्रव यहाँ पर स्त्रावित करते हैं ताकि जड़ें जो है आसानी से मिट्टी के कठोर कणों में घुलकर नीचे की साइड वृद्धि कर पाए। ठीक है, तो ये जड़ों की विशेषताएं होगी। अब देखो जो कुछ प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं, साथ के साथ हम लोग ये भी कंप्लीट करते जाते हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है, जैसे ही बीज जमा इन द सेंस की बीज मिट्टी के अंदर अपना ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले कौन सा भाग? जड़ यहाँ पर बनेगी, मूलांकुर से निकलेगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? जड़, तना, पत्ती या फिर शाखा। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 जड़, उसे यहाँ पर बोला जाता है। 2 प्रश्न और करेंगे। मूलांकुर किससे संबंधित है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो मूल अंकुर किससे होगा? जो बीज का अंकुरण होता है वो किससे होगा? मूलांकुर बीज से ही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली जड़ें क्या कहलाती है? अभी इन जड़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मूसला जड़ और जकड़ा जड़ के बारे में। तो जालिका रूपी, जिसकी जालिका रूपी शिरा विन्यास जड़ें होती है, इस प्रकार की जड़ों को क्या बोला जाता है? मूसला जड़ बोला जाता है। ठीक है, अब ये आ गई आपकी दोनों ही प्रकार की जड़ें। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं टेप रूट को। मूसला जड़ क्या होती है? कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है, मतलब एक मुख्य जड़ होती है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये एक प्रकार की एक जड़ है और उसके ऊपर कुछ रेशेदार संरचनाएं होती है। ठीक है, एक मूल जड़ हो गई, या फिर इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक मूल जड़ हो गई और इसके अलग अलग रेशेदार संरचना, जैसे आपने गाजर, मूली वगैरह खाया हुआ है तो उस पर आपने देखा होगा छोटे छोटे से इस तरीके से हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं। तो ये कौन सी जड़ होती है? ये टेप रूट होती है। इन्हें क्या बोला जाता है? मूसला जड़ बोला जाता है। कुछ पौधों की मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिससे अन्य जड़ें निकलती, इससे क्या हो रही है? अन्य जड़ें निकल रही है। जो छोटा छोटा भाग है ये भी जड़ें ही हैं। प्राय मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई जो है नीचे जाते जाते कम हो जाती है। ऊपर से मोटी होती है, जैसे जैसे जमीन के नीचे की साइड जाएगी इसकी मोटाई कम होती जाएगी। आपने देखा होगा गाजर यहाँ से मोटी होती है, नीचे जाते जाते वो बहुत पतली हो जाती है। लाइक मूली में भी आपने सेम थिंग देखा होगा। ठीक है, ये अक्सर सीधी नीचे की ओर बढ़ती है, सीधी होगी, नीचे की साइड ही बढ़ेगी। कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधे जो है मूसला जड़ में आहार जमा करते हैं। लाइक ये जो जड़ है ये क्या है? इसका आहार ही हो गया। आप गाजर की जड़ खाते हैं, चुकंदर की जड़ खाते हैं, जिसे मनुष्य व अन्य प्राणी खोदकर इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार हो गया? ये मूसला जड़ का यहाँ पर प्रकार हो गया। ठीक है, देख लिया आपने, एक एग्जाम्पल देख लिया यहाँ पर गाजर का। ये कौन से प्रकार की जड़ है? मूसला जड़ है। अभी हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे कि मूसला जड़ और जो झकड़ा जड़ होती है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमने समझा मूसला जड़ को, एक जड़ होना है ना, उसके अलग अलग रेशेदार जड़ें निकलना छोटी छोटी सी। प्राथमिक मूल के स्थान से अनेक समान लंबाई की जड़ों का निर्माण हो जाता है, उसे जकड़ा जड़ या रेशेदार कहला जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारी जमीन हो गई, यहाँ से ही जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई, कोई मेन रूट नहीं है। क्या समझे हम लोग कि यहाँ पर जमीन है। ठीक है, यहाँ पर बीज का अंकुरण होना स्टार्ट होगा, तो वो किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में होगा, मतलब पूरा इस तरीके से रेशेदार। ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर हमारा पौधा ग्रो कर रहा है, नीचे इस तरीके से जड़ बनी हुई है। इस तरीके से यदि जड़ें निकल रही तो इस प्रकार की जड़ों को झकड़ा या फिर रेशेदार जड़ बोला सकता है। आप ये रियल एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर निकल रही है और ये एक होते हुए इसके आसपास से निकल रही है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार की जड़ों को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ बोल सकते हैं। आप ऊपर सबसे पहले इसका चित्र देखें, उसके बाद डिफरेंस को समझेंगे। ये आपकी टेप रूट यानी कि मूसला जड़ जो कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और ये आपकी झकड़ा जड़ हो गई। ठीक है, इन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं, या फिर आप इसे रेशेदार जड़ बोल सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, यह जड़ बीज के अंदर भ्रूण के अंदर मूलांकुर से उत्पन्न होती है ना, मूलांकुर से उत्पन्न होगी, वही हमने देखा, मूलांकुर से उत्पन्न होगी। यह जड़ पौधे के किसी भी भाग से उत्पन्न नहीं होती, परंतु ये मूलांकुर से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये जस्ट हम लोग बोल सकते हैं
यहाँ से ही उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है, जमीन के यहीं से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक मेन ब्रांच बनते हुए फिर इसकी सब ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती है, सब रूट्स निकलना स्टार्ट होती है बोल सकते हैं। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिसे प्राइमरी जड़ बोला जाता है। मूसला जड़ में एक आपकी मुख्य जड़ होगी, इसको हम लोग प्राइमरी जड़ बोलेंगे या प्राइमरी रूट बोलेंगे। और इससे निकलने वाली जड़ों को क्या बोला जाता है, ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है ब्लैक कलर में, ये कौन सी जड़ें होगी, हमारी सेकेंडरी रूट्स कहलाएगी, ठीक है। जकड़ा जड़ों में प्राइमरी तथा सेकेंडरी जड़ों में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल सारी की सारी एक समान होती है। लाइक गेहूं के पौधे वगैरह आपने देखा होगा, सब में कौन सी पाई जाती है, जकड़ा जड़ यहाँ पर पाई जाती है। मूसला जड़ें गुच्छों के रूप में उत्पन्न नहीं होती, मतलब एक ब्रांच होगी उसके बाद अलग अलग तरीके से ये मिलेगी। लेकिन झकड़ा जड़ें जो है आपकी गुच्छों के रूप में होती है, मतलब इस तरीके का पूरा इनका एक बंच होता है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग देखेंगे तो मूसला जड़ें पृथ्वी के नीचे काफ़ी तली तक चली जाती है, क्योंकि देखो इसमें सारा जो पोषण वगैरह होगा, सारी जो एनर्जी लगेगी वो इसको ही काम करना पड़ेगा, मेन कार्य इसका होगा। तो ये ज़मीन के अंदर काफ़ी दूरी तक जा सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर ये मोटी है तो डेफिनेट सी बात है कि ये स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़मीन में काफ़ी तली तक जा सकती है। लेकिन ये जो होगी, ये ज़मीन की ऊपरी सतह जो होती है, लाइक ये जो ज़मीन है यहाँ पर इसकी सतह तक फैल सकती है, ठीक है। तो जकड़ा जड़ें जो होती है या फिर जो रेशेदार जड़ें होती है, पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई तक नहीं जाती और पृथ्वी के आसपास की जो सतह है उसी पर फैली हुई रहती है, ठीक है। तो ये मेजरली हमारे डिफरेंस हो गए मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के बीच में। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मूलांकुर से उत्पन्न होती है, ये सिर्फ यहाँ पर बेसिक यहीं से उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बीज का जो जन्म होता है यहीं से डायरेक्टली निकलना स्टार्ट हो जाती है। और मूसला जड़ जो होती है इसमें दो प्रकार की रूट्स पाई जाती है, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। लेकिन झकड़ा जड़ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। मूसला जड़ें हम लोग बोल सकते हैं गुच्छों के रूप में नहीं बनती है, ये पूरा एक गुच्छे के रूप में बनती है। ये काफ़ी नीचे तक जा सकती है, लेकिन ये नीचे तक जाए इसकी कम संभावना बनती है, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होगी, है ना, क्योंकि सारी एनर्जी इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करी हुई है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। अब आपसे जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था एक बार फिर से चलेंगे। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें किस प्रकार की कहलाती। जालिका रूपी जो शिरा विन्यास होगा वो किसका होता है, मूसला जड़ का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है आपको एक थोड़ी सी नई चीज़ यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। मूसला जड़ का जो रूपांतरण है, मतलब ये जो मूसला जड़ें हमने देखी इस प्रकार की, ये कितने भागों में रूपांतरित होती है, और जो अपस्थानिक जड़ें होती है ये कितने भागों में रूपांतरित होती है। तो नाम कई सारे याद रखने हैं। आप इसमें एक कार्य कर सकते हैं कि आप क्या करें, मूसला जड़ याद कर ले। मूसला जड़ के केवल 4 रूप होते हैं, और उसके अलावा जितने भी रूप होंगे ना वो सारे के सारे आपके झकड़ा जड़ के बनेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इन 4 नामों को याद कर लीजिए, इनको एक बार से देख लो कि ये कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो मूसला जड़ की यदि बात करें तो टेप रूप जो है शंकु रूपी में बन सकते हैं, अब इनके चित्र हम लोग देख लेंगे। ये तर्क रूपी में हो सकते हैं, कुंभ रूपी में हो सकते हैं, गांठेदार हो सकते हैं। तो ये मूसला जड़ का रूपांतरण है। बाकी सारे जो रूपांतरित होंगे लाइक कंदील रूप में होना, संपुलित गुच्छा बनना, ग्रंथिल बनना, मोनिलो रूपी होना, वलयित होना, है ना, अधिपादपीय होना, श्वसनी जड़ें होना, तो ये सारे के सारे किसके प्रकार होंगे, अपस्थानी के। इतना याद कर पाना थोड़ा कम संभावना है, तो हम लोग क्या करें, इन चारों को याद कर लें। उसके अलावा आपके ऑप्शन में जो भी होती है वो सारी की सारी कौन सी जड़ें होगी, अपस्थानिक जड़ें होगी, ठीक है। शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभी रूपी और गांठेदार, ये कौन से प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। किसके रूपांतरण हो गए, मूसला जड़ के। अब हमसे पूछा जाएगा कि शंकु रूपी रूपांतरण निम्नलिखित में से किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, गाजर का, मूली का, शलगम का या ओकलॉक के जो पादप्स होते हैं उनका हो सकता है, उन प्लांट्स का हो सकता है। तो सबसे पहले शंकु रूपी की बात करेंगे तो आधारीय भाग चौड़ा तथा अग्र सिरा क्रमशः पतला और सकरा होता है। देखना है आपको इसका चित्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आधारी भाग चौड़ा होना, है ना, फिर नीचे की तरफ आते आते ये पूरा सिरा जो है इसका पतला हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा शंकु रूपी कहलाएगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा सारी ही चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, शंकु रूपी कहलाएगा। दूसरा आप इसको तर्क रूपी बोल सकते हैं, है ना। ये कौन सा प्रकार है, ये मूली जो है ये तर्क रूपी होती है। अब ये कुंभी रूपी, ये कुंभ के आकार का होता है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है शलगम का, ठीक है। और ये कंदीय शेप होता है, ये कंदीय आकार इसका बोल सकते हैं। ओक लोक के जितने भी पादप होंगे वो इस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब तर्क रूपी की कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम लोग देखें, हमने शंकु रूपी की देख ली, तर्क रूपी की बात करेंगे तो इसमें मध्य भाग जो है फूला तथा ऊपर एवं नीचे का सिरा क्रमशः पतला होता है, ठीक है। ऊपर एवं नीचे का सिरा क्रमशः पतला होगा और मध्य भाग जो है एकदम से थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा। तो मूली इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है।
तरकू रूपी किसका एग्जाम्पल है? मूली का। कुंभी रूपी का एग्जाम्पल यदि आपको देखने को मिले तो लट्टू जैसा शेप किसका रहता है? शलगम का रहता है। गांठदार की बात करेंगे तो मांसल तथा मोटी, कोई निश्चित आकृति इसकी नहीं होगी, तो ओक के जो पादप होंगे लाइक शकरकंद वगैरह, आप उनको इस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। ये कंद रूप में हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हो गए किसके? मूसलाझड़ के। इसके अलावा आपके सामने जितने भी प्रकार आएंगे वो सारे के सारे किसके हो जाएंगे? वो सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे आपके अपस्थानिक जड़ों के, या फिर झकड़ा जड़ के आप इन्हें यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। टीके का इसका आकार रहेगा जो आप फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेटी हुई स्तंभ की पर्व संधियों से उत्पन्न अनियमित मांसल एंड फूली हुई आकृति हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गुच्छित जड़ होती है जो डहलिया की हो सकती है। स्तंभ के एक ही बिंदु से कई प्रकार की आकृतियां यहाँ पर निकलती है ना। स्तंभ के एक ही बिंदु से मांसल जड़ हैं ये सारी, है ना, तो ये डहलिया की होगी। उसके बाद तीसरा जो प्रकार था, तीसरा प्रकार हम लोगों का था ग्रंथिल जड़, जो कि आम और अदरक में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मोती जैसी संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ जो टाइप था मणि रूपी जड़ होती है, कुछ इस प्रकार की ये जड़ होती है जिसे घास वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो प्रकार था आपने देखा होगा, जड़ संरचना ऐसी फूली हुई रहती है कि असंख्य यहाँ पर निकलती है। तो ये सारी की सारी जड़ें कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी? वलीयत जड़ों की कैटेगरी में यहाँ पर कंसीडर इसको कर लिया जाएगा। ठीक है, ये 5 अलग अलग प्रकार की जड़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। मणि रूपी जड़ें यहाँ पर देख लिए, ये जो वलीयत जड़ें हैं इसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ओके, चलिए, तो इसमें अब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि जितनी भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो कुछ प्रकार जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मूसला जड़ के बारे में देखा, सेम एज इट इज़ कुछ स्थानिक प्रकार की जड़ें भी होती है जिसे रेशेदार जड़ बोलते हैं। इसमें सबसे प्रकार जो पहला होता है वो कंदिल प्रकार होता है। अब कंदिल प्रकार जो होगा, लेटी हुई स्तंभ की पर्व संधियों से उत्पन्न अनियमित मांसल एवं फूली हुई जड़ें होती है। ठीक है, जैसे कि शकरकंद के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसको आप एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि किस प्रकार की जड़ें होती है। ये जो आपका शकरकंद है ये इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देगा, कंदील आपका आकार देगा। ठीक है, ये लेटी हुई स्तंभ की पर्व संधियों से अनियमित किसी भी प्रकार से कहीं से भी वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी जड़ें हो गई? कंदील जड़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद सेकंड यदि हम लोग बात करें तो सेकंड जो प्रकार है ये गुच्छित जड़ का प्रकार है, जो किसमें देखा जा सकता है? एग्जाम्पल के रूप में आप डहलिया को ले सकते हैं। ठीक है, अब एक ही बिंदु से कई मांसल जड़ें यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी जड़ कहलाएगी? गुच्छित जड़ कहलाएगी। तीसरा जो प्रकार आपके सामने रखा गया है वो रखा गया है ग्रंथिल प्रकार। ठीक है, ग्रंथिल प्रकार। अब आप इसको किसमें देख सकते हैं? आम के अंदर देख सकते हैं, अदरक के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, आम और अदरक में आपको इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलेगी। कैसे? इसमें आप देखेंगे थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ इस प्रकार से फूली हुई आकृति होती है, लाइक माला जैसी आकृति आपको दिखेगी। तो ये जो है आम और अदरक की जड़ें हो सकती है। कौन सा आकार बोला जाता है? इन्हें ग्रंथिल आकार बोला जाता है। अगला जो 4th नंबर का जो टाइप है वो मणि रूपी है। इसे जो आकार बोला जाता है ये मणि रूपी बोला जाता है। नॉर्मली घास वगैरह जो घास होती है उनका स्ट्रक्चर जो है आप इस प्रकार का देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल पर इस तरीके से माला के समान ये कुछ स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकार हो गया? मणि रूपी प्रकार हो गया। ठीक है, और 5th यदि टाइप की बात करें तो 5th जो टाइप होता है वो वलीयत जड़ें होती हैं। वलीयत जड़ें किस प्रकार की होती है? वलीयत जड़ें हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार से ये चक्राकार जड़ें बन जाती है, एक के ऊपर एक चढ़कर ये इस प्रकार से हो जाती है। तो इपेकक जो होता है उसके अंदर आप इस प्रकार की जड़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग प्रकार हो गए। 6th जो यहाँ पर टाइप है ये स्वांगीकरण जड़ है। ठीक है, स्वांगी कारक जड़ इसको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बेसिकली गिलोय वगैरह में आपको इस प्रकार की जड़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यही जड़ें यहाँ पर क्या करती है? भोजन बनाने का कार्य करती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी अपना हिस्सा निभाती है। तो ये बेसिकली 6 प्रकार की जड़ें हो गई जिसे हम लोग रेशेदार जड़ों की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार से थ्योरी भी देख ली, हमने चित्र के थ्रू समझ लिया है, डायग्राम के थ्रू देख लिया है। सबसे पहले हमने कंदिल देखा था, पर्व संधियों से उत्पन्न अनियमित मांसल एवं फूली हुई जड़ें शकरकंद में देखी जा सकती है। गुच्छित जड़ों की बात करेंगे तो एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है, कुछ इस प्रकार से देखा था, एक ही बिंदु से उत्पन्न हो रही थी, है ना, मांसल जड़ों का गुच्छा हम लोग बोल सकते हैं। ग्रंथिल जड़ें सिरों पर मोती जैसी स्ट्रक्चर बनती है आम और अदरक के अंदर। मणि रूपी की बात करेंगे, थोड़े थोड़े अंतराल पर फूलकर मोतियों की माला बना देती है घास वगैरह में। वलीयत जड़ों की बात करेंगे तो जड़ संरचना ऐसी होती है कि एक के ऊपर एक असंख्य फूली हुई चक्राकार रूप में ये व्यवस्थित हो जाती है। तो ये कौन सी जड़ें हो गई? वलीयत जड़ें यहाँ पर हो गई। अब यदि हम लोग बात करें तने की, है ना, तने की बात करेंगे तो तना जो है पौधे के ऊपर का, जमीन से ऊपर का मुख्य भाग जो होता है, जमीन के ऊपर का, अभी हम लोग जमीन के नीचे की बात कर रहे थे, जमीन के ऊपर का मुख्य भाग तना यहाँ पर कहलाता है।
ये स्तंभ के समान होता है। स्तंभ मतलब एक पोल आप बोल सकते हैं, ठीक है, खंबा जैसे आप बोल सकते हैं, जिस पर पत्ती जो है, पत्ती फूल आदि लगेंगे, तने के ऊपर ही लगेंगे, राइट। उसके बाद जिस स्थान पर तने से टहनी या पत्ते निकलते हैं, जिस स्थान पर तने से पत्ते या फिर टहनी निकलेंगे उसको क्या बोला जाएगा, इस प्लेस को बोला जाएगा पर्व संधि, ठीक है। दो गांठियों के बीच में जो स्थान होता है, दो गांठियों के बीच का जो स्थान होगा उसे हम लोग पर्व बोलेंगे, और जहाँ से ये निकलते हैं उसे क्या बोला जाएगा, पर्व संधि यहाँ पर बोला जाएगा। जिस स्थान से नई टहनी, पत्ते या फूल विकसित होते हैं, देखो अब टहनी की बात होगी, तने से हम लोग टहनी पे आ गए, जहाँ से पत्ते या फूल विकसित होंगे उसे क्या बोला जाएगा, कली या फिर कलिका यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये बेसिकली तनों की बात हमने कर ली। तने कैसे होते हैं, जमीन के ऊपर का भाग होता है जिस पर फूल पत्ती आदि लगेंगे, स्तंभ आकार आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। जहाँ से पत्ते वगैरह निकलते हैं उसे पर्व संधि बोलते हैं, और जो गांठियों के बीच में जो स्थान होता है उसे पर्व बोला जाता है। नई टहनी, पत्ते या फूल विकसित होंगे उस स्थान को कलिका बोला जाता है। बेसिकली कली से ही आपके फूल वगैरह निर्मित होते हैं, ठीक है। अब तने की विशेषताओं की बात करेंगे तो तने की क्या विशेषताएं होती है कि तने पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, ठीक है, कलिकाएं होती है। तने जो है शाखा, पत्तियां तथा पुष्प उत्पन्न होते हैं किसके माध्यम से, तने के माध्यम से। अब तने दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा सीधा खड़ा तना, और दूसरा जो प्रकार हो सकता है हमारा यहाँ पर हो सकता है दुर्बल तना। अब सीधे खड़े तने की बात करेंगे तो ये तने भूमि की सतह पर अपनी शक्ति से खड़े होते हैं। लाइक आपने नीम वगैरह के जितने भी बड़े बड़े ट्रीज देखे हैं वो खुद की अपनी शक्ति से खड़े होते हैं, ठीक है। शाखी पौधों की यदि बात करेंगे तो ये थोड़े से मुलायम होते हैं, हरे व मुलायम होंगे, इनमें लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है। अब यदि आप झाड़ियों की बात करेंगे, झाड़ी और वृक्षों में यह प्राय भूरे रंग के पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें लकड़ी की मात्रा अधिक होती है, आकार में यह गोलाकार, बेलनाकार, चपटे आदि प्रकार के हो सकते हैं और इन पर छाल पाई जाती है, लेकिन शाखा में काफ़ी हरे होंगे, काफ़ी मुलायम होगी। तो हमने देखा है तीन प्रकार के पेड़ हो सकते हैं, शाखी हो सकते हैं, झाड़ी हो सकते हैं, वृक्षीय हो सकते हैं। अब यदि दुर्बल तने की बात की जाए तो इस प्रकार की तनों में लकड़ी की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिससे अपनी शक्ति से भूमि पर ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। ऐसे तने भूमि या जल पर किसी आधार की सतह पर फैल जाते हैं तो किसी आधार के सहारे, लाइक अपने ये बेल वाले जितने भी पौधे देखे होंगे ये किसी पेड़ के सहारे खड़े होते हैं, या फिर ये जमीन पर ही बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के तने सीधे खड़े तने एवं दुर्बल तने रेस्पेक्टिवली कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया तनों की विशेषताओं को, सीधे खड़े तने क्या होते हैं एंड दुर्बल तने क्या होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार हो गए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तनों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो तनों का प्रमुख कार्य होता है संवहन तंत्र के अंदर, मीन्स क्या होता है कि जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधों के तनों के माध्यम से, मतलब तने क्या करेंगे, शाखा तक, बिल्कुल जहाँ पत्ती पौधे सब तक पहुँचाने का कार्य जो है करते हैं। इसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बोला जाता है। जो कौन करेगा, ये तनों का कार्य होगा कि पूरे पेड़ को क्या करना है, पूरे प्लांट को यहाँ पर भोजन पहुँचाने का कार्य करना है। तो वो जड़ से लेगा, है ना, वो जड़ से क्या करेगा, तने के माध्यम से पौधे के हर भाग तक पहुँचेगा। पौधों में जल अधिग्रहण एवं परिवहन का कार्य जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। मतलब ये कौन सा कार्य करता है, जाइलम उत्तक जो है उस कार्य को यहाँ पर संपन्न करता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का प्रमुख कार्य किसका होता है, तने का होता है। पौधे के विभिन्न भागों को पत्तियों द्वारा निर्मित, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन कंप्लीट करेगा, पत्तियां यहाँ पर कंप्लीट करेगी। अब उन पत्तियों ने जो भोजन बनाया है, पत्तियों से भोजन लेकर अपना जो पौधा है उसके अन्य भागों तक पहुँचाने का कार्य यहाँ पर किसका होता है, तने का होता है। मतलब तने का कार्य नीचे से ऊपर लेकर जाना और ऊपर से सब भागों में डिलीवर करने का कार्य तने का ही होगा। सहारा प्रदान करना, तना, शाखा, पत्तियों, पुष्प आदि को सहारा प्रदान करता है जिससे वह विभिन्न दिशा में वृद्धि कर सकते हैं। भोजन निर्माण का कार्य, शाखी हरे तने जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोजन बनाते तथा मरुद्भिद की बात करेंगे तो इनका जो तना है पर्णाभ स्तंभ में रूपांतरित हो जाता है, जो पत्तियों के समान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें तना भी क्या करता है, भोजन निर्माण का कार्य कंप्लीट करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करता है। आपने देखा होगा कि मरुद्भिद पौधे जो होते हैं, लाइक जो रेगिस्तान वगैरह में उग रहे होते हैं, तो उनके तने ही कुछ इस तरीके के होते हैं कि वही पौधे होते हैं, वही तने होते हैं। जैसे कि आपने इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखा होगा, ये पौधे का भी कार्य कर रहे हैं और ये तने का भी यहाँ पर अपना कार्य कर लेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी को भी कंप्लीट कर लेंगे और नीचे से ऊपर भोजन लाने का कार्य भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गए सारे ही तने के कार्य। आरोहण की यदि बात करें तो अंगूर, कद्दू, पैसीफ्लोरा आदि दुर्बल पौधों में तना जो है प्रतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, स्प्रिंग टाइप। प्रथम पौधों के मुख्य तनों को ऊपर उठाने में सहायक करता है, जिससे पत्तियों के समुचित सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। इस प्रकार तना जो है आरोहण में भी मदद करता है, ठीक
ठीक है। यहाँ पर ये तना क्या करेगा, इस शेप में रूपांतरित हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, मान लो कोई भी एक वृक्ष है, ठीक है, और इस बेल को इस तरीके से वृद्धि करना है, तो ये इस तरीके से प्रतान को निर्मित कर लेता है। प्रतान बनने से क्या होगा, इस वृक्ष के सहारे इसको पकड़ पकड़ कर इसके सहारे खड़ा हो जाएगा, ताकि आसानी से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्य किसके हो गए, तने के हो गए। संवहन तंत्र की तरह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, सहारा प्रदान करता है, भोजन निर्माण करता है, कहीं कहीं जो दुर्लभ तने होते हैं उसमें आरोहण की प्रक्रिया को भी ये कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इसके आगे की प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।